नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मार ली? आपको याद होगा, बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं हैं, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। यह ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं, लेकिन एक महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर हैं। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में हैं और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। And then again, Pakistan and India, that was a big one. And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद मॉल कहा जा सकता है क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे देश हैं, कुछ बात बनाने वाले, कुछ बिगाड़ने वाले भी। इसलिए बातचीत की सफलता पर इतनी जल्दी कोई यकीन भी नहीं कर रहा। इस्राइल इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा पीछे चली गई थी, मगर जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन को लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हो गई हैं। परेशान होकर ट्रंप की पत्नी मेलानिया को आगे आकर बयान देना पड़ा कि सभी आरोप गलत हैं, उनका एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिस मामले से ट्रंप दूर भागते रहे, उसी मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या इस्राइल ट्रंप के खानदान में फूट डाल सकता है? युद्ध से पहले कहा गया एप्स्टीन फाइल्स के राज ऐसे हैं कि इस्राइल के दबाव में अमेरिका हमला करेगा। अब उनमें से कई राज नए सिरे से बाहर आ रहे हैं। तो क्या यह सब इस्राइल करा रहा है ताकि ट्रंप अपनी बदनामी की आशंका से अलबला जाएं और फिर से युद्ध के मैदान में लौट जाएं? अमेरिका के टीवी चैनल सीबीएस ने रिपोर्ट किया है कि लेबनान में हमला रोकने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों राजी हो गए। युद्ध विराम की शर्त में यह बात शामिल हो गई, मगर बाद में नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल किया, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू का ट्रंप पर इतना कंट्रोल कैसे संभव है? कई दिनों की कूटनीति एक फोन कॉल में स्वाहा हो जाती है। अगर ब्लैकमेल से सब कुछ तय हो रहा है, तब फिर इसमें डिप्लोमेसी क्या है? कूटनीति और विदेश नीति को अक्सर लोग बहुत ही उच्च कौशल का काम मानते हैं, है भी, लेकिन कई बार ब्लैकमेल करने वाले गिरोह सबसे बड़े विदेश मंत्री, डिप्लोमैट बन जाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स और पेगासस वाले ही इस्राइल के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसलिए हम भी इत्मीनान से बोल रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर दी, तब मजाक उड़ा, उड़ना भी था।
लेकिन वही पाकिस्तान जुलाई 2025 में अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है। भारत आर्थिक सुपर पावर का दावा करता है, मगर आज तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया। सिर्फ एक ढांचे को लेकर रजामंदी हुई है। उसकी शर्तों से भी यही लगता है भारत दबाव में ज्यादा है, अमेरिका फायदे में है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने कितना अपमानित किया, मगर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पाए। जिस तरह से ट्रंप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी जवाब दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान को हल्का समझा गया, उसकी बातों पर दुनिया क्यों भरोसा कर रही है और उम्मीद लगाए बैठी है कि इस्लामाबाद की बातचीत पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में शांति लेकर आए। खबर है कि ईरान को सुरक्षित इस्लामाबाद तक लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान खाड़ी की तरफ भेजे। बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, F-16, C-130 और अवाक सिस्टम के सुरक्षा कवच के साथ ईरान की टीम को इस्लामाबाद लाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार के हमले की कोई गुंजाइश ना रहे। जिस युद्ध में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खंडहर हो गए, हम पाकिस्तान के फाइटर प्लेन की खबर देखकर आहें नहीं भर रहे हैं, लेकिन कम भावुक होकर जरूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस इलाके में खुद को कितनी बड़ी गारंटी की तरफ पेश कर रहा है। इसराइल के हमले की आशंका के बीच अपनी सुरक्षा में ईरान से किसी को इस्लामाबाद ला रहा है। ईरान के कई वार्ताकार मार दिए गए, इसके बाद भी ईरान के बड़े नेता पाकिस्तान की सुरक्षा में इस्लामाबाद जाने का भरोसा रख रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी घोषित हुई है। सेरेना होटल के मेहमानों से कहा गया है, आप दूसरे होटल चले जाएं। इस होटल को सरकार ने बुक किया है। लगता है यह इस्लामाबाद का G20 मोमेंट है। आपको याद होगा सितंबर 2023 में दिल्ली में जब G20 का सम्मेलन हुआ, तब 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में छुट्टी कर दी गई। प्राइवेट कंपनियों से कहा गया वर्क फ्रॉम होम करवाएं। दिल्ली में जब G20 का सम्मेलन हुआ, तब भारत के और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर बन जाने का इतना दावा किया गया कि गांव कस्बों की बहसों में थक हार कर लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि हाँ भाई हाँ, आप ही ग्लोबल लीडर हैं, आप पीछा छोड़ दो। दिल्ली के चप्पे चप्पे में G20 के पोस्टर बैनर लगा दिए गए, जो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में मौजूद हैं। उन्हें देखकर लग सकता है G20 कल ही हुआ है, जबकि करीब 2.5 साल हो गए। पाकिस्तान को इतना बैनर पोस्टर लगाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन बिना इसके उसे इतना कवरेज मिल रहा है कि वह खुद को ग्लोबल लीडर जरूर समझ रहा होगा। पूरी बातचीत में 2 बड़े देश बाहर नजर आ रहे हैं, इसराइल और भारत। युद्ध के पहले प्रधानमंत्री मोदी इसराइल गए, इसराइल के साथ खड़े होने का वादा कराए। आज इसराइल भी बातचीत की प्रक्रिया से बाहर है और भारत भी बाहर खड़े होकर देख रहा है। भारत किस तरह से इसराइल के साथ खड़ा है किसी को पता नहीं, लेकिन इसराइल अपनी चीख चिल्लाहट में भी भारत का नाम नहीं ले रहा, भारत से अपील तक नहीं कर रहा, ना उसके रोल की बात कर रहा। सीज फायर को लेकर नेतन्याहू और मोदी की बात भी नहीं हो रही। फिर किस लिए भारत ने इसराइल के साथ खड़े होने का वादा किया है? इसराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने बयान दिया है उनका भरोसा अमेरिका पर है, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं है। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो एक तरह से पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके के 2 दोस्त भारत और इसराइल को एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम से कुछ समय के लिए किनारे तो कर ही दिया है। इस्लामाबाद टॉक्स में इसराइल को नहीं बुलाया। यही नहीं, अमेरिका को राजी होना पड़ा कि बिना इसराइल के ही ईरान से बातचीत करेगा। अगर इसराइल होता तो यह बातचीत इस्लामाबाद में भी नहीं होती।
पाकिस्तान ने अपने लिए क्या हासिल किया इसे छोड़ दीजिए, इसराइल को किनारे कर उसने क्या हासिल किया इसके बारे में भी सोचिए। जिस इसराइल के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका भी उस इसराइल को अलग कर इस्लामाबाद चला गया सीज फायर की बात करने। पाकिस्तान इसराइल को लेकर चुप भी नहीं। बातचीत के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहे हैं कि इसराइल इंसानियत के लिए श्राप है, कैंसर है। जिन्होंने फिलिस्तीन में यूरोप के यहूदियों को बसाया उन्हें नर्क में जलना चाहिए। बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम हो गया है, तब वह अमेरिका के सबसे क्लोज पार्टनर को बर्बाद करने की धमकी कैसे दे रहा है? वह भी अमेरिका को अपने घर बुलाकर। इस डायमेंशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप भारत की चुप्पियों को नोट कीजिए। ईरान पर इसराइल ने हमला किया, भारत ने निंदा नहीं की। ईरान ने भारत से कहा ब्रिक्स देशों को निंदा करनी चाहिए। भारत ब्रिक्स देशों का चेयरमैन है, ब्रिक्स ने निंदा नहीं की। भारत में इसराइल की दोस्ती को विटामिन डी बताने वाले बहुत लोग हैं। तब फिर किसी को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे इसराइल को अलग कर खड़ा नजर आ रहा है। अगर भारत के लिए इसराइल बहुत जरूरी है तो पाकिस्तान के लिए इसराइल क्यों नहीं? इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया। जब 12 साल के पीआर से कोई ग्लोबल लीडर नहीं बन सका तो इस तरह के उत्साह या कुंठा में मत आइए कि 2 दिनों की बातचीत में पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन जरूर वक्त के इस मोड़ पर उसकी अहमियत बढ़ी है, उसकी ग्लोबल भूमिका बढ़ी है। 40-42 दिनों से दुनिया का इतना बड़ा इलाका युद्ध में घिरा हुआ है, उसे रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। शांति का रोल पाने का इसके बाद भी अगर कोई देश हकदार है तो भारत है। लेकिन भारत इलेक्टोरल रोल से नाम कटवाने की राजनीति में बिजी है। यह रास्ता भारत ने खुद से चुना, तो आप क्या कर सकते हैं? यह जो कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ट्वीट किया। इसके नीचे 9 देशों, यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के नाम हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और जापान ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। सभी ने सीज फायर और बातचीत में सहयोग के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। इस बयान में यह भी कहा गया कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। भारत यहां भी नहीं, जबकि सवाल होना चाहिए कि शांति के इन प्रयासों में भारत कहां है? सारी दुनिया से अलग क्यों नजर आ रहा है? मतलब इतने सारे देश स्टैंड ले रहे हैं और भारत के रिटायर्ड राजदूत ये ज्ञान दे रहे हैं कि यह भारत के बोलने का समय नहीं। तब फिर भारत को कब बोलना चाहिए? ये लोग भारत को ग्लोबल लीडर बना रहे थे या भारत को चुप रहने वाला लीडर? सऊदी अरब ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के ट्विटर पर दुनिया जहान के नेताओं से टेलीफोन बातचीत की जानकारी पोस्ट हो रही है। शांति की यह कोशिश क्या इतनी मामूली है कि भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करेगा और प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाएंगे? जब शांति के प्रयासों को लेकर विदेश मंत्रालय को ही 4 लाइनों का बयान जारी करना था, तब विदेश यात्राओं के जरिए आप ग्लोबल लीडर किस लिए बन रहे थे? कम से कम इतना ही बोल देते। पाकिस्तान को यह रोल सोरोस ने दिलवाया है ताकि खाली पड़े गोदी मीडिया को कुछ दिनों के लिए काम मिल जाता। शांति होगी तो सबसे ज्यादा लाभ भारत को भी होगा। भारत के करोड़ों लोगों को तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित होगी, निर्यात शुरू होगा, खाड़ी के देशों में रहने वाले 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जो लोग भारत की व्यवस्था से तंग आकर दुबई रहने लगे हैं, उन्हें दुबई का सुख मिलता रहेगा। खाड़ी के देशों से डॉलर आना शुरू हो जाएगा। शांति का कोई भी प्रयास भारत के हित में भी है। अगर आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो दुनिया के इस सबसे बड़े संकट में आपका नेतृत्व क्या चुप रहने के लिए जाना जाएगा? चुप रहकर आपने भारत के लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या हासिल कर लिया? ईरान और इसराइल समेत 8 देश युद्ध की चपेट में हैं।
क्या यह विश्व युद्ध के स्तर का युद्ध नहीं? पूरा विश्व प्रभावित है। युद्ध नहीं, बुद्ध की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का इन प्रयासों को लेकर क्या कहना है? इस तरह के बयान देते वक्त क्या केवल यही चिंता रही होगी कि हेडलाइन छप जाए, हिंदी प्रदेशों में हम ग्लोबल लीडर बन जाएं और अंग्रेजी के लोगों को स्टेट्समैन लगने लग जाएं? इस्लामाबाद टॉक्स आज प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर नो टॉक्स की नीति को चिढ़ा रहा है। नो टॉक्स की नीति फेल हो गई, इसका जीरो रिजल्ट निकला। पाकिस्तान को आतंक का स्पॉन्सर करने वाला देश बताकर उससे बात नहीं कर रहे थे और दुनिया पाकिस्तान से बात करने लगी। विदेश नीति की इस असफलता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एबटाबाद में लादेन की हत्या के 15 साल बाद पाकिस्तान ने अपनी छवि बदल ली। आज भारत आतंकवाद को लेकर सवाल तक नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान कैसे शांति में भूमिका निभा सकता है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आतंकवादी देश साबित करने, पाकिस्तान की निंदा करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 59 सांसदों और नेताओं को 33 देशों की यात्राओं पर भेजना पड़ा। उसका क्या रिजल्ट निकला? सारा पैसा डूब गया। आज तक किसी को पता नहीं, मगर 2-4 हफ्तों के लिए प्रधानमंत्री की छवि बनाने में यह सब काम जरूर आया होगा। तब भी तो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्पेस रहा होगा, वो अचानक से तो नहीं बना है। उसकी भौगोलिक स्थिति पहले से ही वैसी थी। 4 दिन पहले वहां पहाड़, पठार, नदियां, जंगल तो नहीं बने। फिर ये एक्सपर्ट ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को यह रोल मिलना ही था क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति भारत से अलग है। इन बातों को पढ़कर लगता है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के पहले हवा में लटकता हुआ देश था। ईरान पर हमले के बाद उसे नेचर ने अब जाकर भूगोल गिफ्ट किया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके 6 दिन पहले पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर का बयान आया। उस बयान से हमले को जोड़ा गया। मुनीर ने कहा कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, कश्मीर हमारी रगों में है। भारत में कितनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। विपक्ष सहित सरकार के सभी नेताओं ने निंदा की। सरकार से पूछा गया कि इस धमकी के बाद भी पहलगाम में आपने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। आज दुनिया भर के ग्लोबल लीडर मुनीर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्रंप तो ऑपरेशन सिंदूर के समय से मुनीर पर मोहित हैं, उन्हें अपना फेवरेट जनरल कहते हैं। ईरान पर उनकी समझ की तारीफ पिछले साल जून से कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों में मुनीर की प्रोफाइलें छप रही हैं। पहलगाम हमले के बाद 5 मई 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स में आसिम मुनीर की प्रोफाइल छपी। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी परछाइयों से निकलकर भारत को जवाब दे रहा है, ये हेडलाइन है। उसी आसिम मुनीर के बारे में वही अखबार 10 महीने बाद एक और बार प्रोफाइल छापता है। हेडलाइन में लिखता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान से बातचीत करने के लिए ट्रंप के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह विश्लेषण है, पाकिस्तान ने कूटनीति के नक्शे पर अपने आप को फिर से साबित कर लिया है। लिखा है, उसकी इस कामयाबी में इमरान खान के ऊपर मुनीर की जीत का भी हाथ है। 2 साल पहले तक पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के काफी दूर चले गए, मगर इमरान को एक तरफ कर मुनीर ने बाजी मार ली। ट्रंप से रिश्ते बेहतर कर लिए। जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहता था, आज उसी की राजधानी में पहुंचा हुआ है। जिन राजधानियों में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होना चाहिए था, आज वहां मुनीर का हो रहा है। मोदी के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान उसके पड़ोस में आज भी है, वास्तविकता है, परेशानी का भी सबब है, मगर आज वह अचानक दुनिया की ताकतों के लिए अहम भी हो गया है। इस इलाके के क्राइसिस मैनेजमेंट में भारत से आगे निकल गया है। ये मेरा नहीं, पत्रकार सुशांत सिंह का कहना है। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी नाम की एक चोटी की पत्रिका में लिखा है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कहा तो एक संदेश यह भी गया कि भारत को एहसास है कि उसे किनारे कर दिया गया है। जयशंकर यह भी इशारा कर रहे थे कि ट्रंप की नज़रों में दलाल होना या फिक्सर होना अपमान की बात नहीं।
बल्कि काम की बात है। ट्रंप अपने आप को इतिहास का बेस्ट नेगोशिएटर कहते हैं। आसिम मुनीर में उन्हें वैसा ही आदमी मिल गया जैसा उन्हें पसंद है। एक ऐसा ऑपरेटर जिसके पास ताकत है, जो व्हाइट हाउस से बात कर सकता है और अपनी खूबियों को ट्रंप के सामने पेश कर सकता है। आज वे डिप्लोमेसी में सबसे आगे हैं, मगर इस पूरे युद्ध को लेकर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ एक बार बात की। उसे लेकर भी यह खबर है कि इलॉन मस्क लाइन पर बैठे बातचीत सुन रहे थे। सरकार ने इससे किनारा किया है, खंडन किया है। सुशांत सिंह एक और सवाल उठाते हैं कि अगर चीन के कारण भारत और अमेरिका का संबंध प्रभावित हो रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के करीब चला जा रहा है, तब इसका मतलब है भारत और अमेरिका के संबंधों में भरोसा कम है। दोनों की दोस्ती सभी मौसमों की दोस्ती नहीं। सीज फायर की नजर से आप इस गेम प्लान को देखिए। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर होता है। सीज फायर की घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्यस्थता करने पर ट्रंप आसिम मुनीर प्रधानमंत्री मोदी के बीच तुलना करने लगे। वे जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित कर रहे थे। जिस प्रधानमंत्री को उनकी सरकार, उनकी पार्टी दिन रात ग्लोबल लीडर बताती रही, उनकी तुलना कोई मुनीर से कर दे, निश्चित रूप से अपमान है। ट्रंप बार बार सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते रहे, मगर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए। राहुल गांधी ने कितनी बार चैलेंज किया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। इस बार फिर से सीज फायर में पाकिस्तान बड़ा प्लेयर है, भारत बाहर है। पाकिस्तान में तो कोई ग्लोबल लीडर नहीं, फिर पाकिस्तान ने कैसे एक साथ चीन, अमेरिका को साध लिया, इस्राइल, भारत को किनारे कर दिया? क्या केवल उसी के पास परमाणु हथियार हैं, भारत के पास नहीं? उसने कैसे ईरान को राजी किया? जो ईरान कहता था अब कभी किसी से बात नहीं करेंगे, उसे पाकिस्तान ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। ये बड़ी घटना है। बातचीत की सफलता की मंजिल अभी दूर है, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन बातचीत की मेज सजाने तक में पाकिस्तान का रोल दिखाई देता है। हर जगह जानने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी कैसे हासिल कर ली। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, मुनीर, ट्रंप, वांस, विटकॉफ के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान ने ट्रंप को राजी कर लिया कि अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो ईरान उसे सुनेगा। मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अराकची से बात की। ईरान में IRGC में बातचीत को लेकर दो खेमे हो गए। सऊदी अरब के जुबैल रिफाइनरी पर हमले से मामला भी बिगड़ा। ईरान ने इस हमले से इनकार किया। ट्रंप की 7 अप्रैल की धमकी करीब आने लगी। मुनीर और पाकिस्तानी अफसर ईरान और अमेरिका के बीच संदेश पहुंचाने लगे। बुधवार को राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने इस्लामाबाद में ईरान के प्रतिनिधियों को भेजने की बात स्वीकार कर ली। जब युद्ध शुरू हुआ तब पश्चिमी मीडिया में लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी इस युद्ध में खींचने की कोशिश होगी, वह सऊदी की तरफ से ईरान पर हमला करेगा। हो सकता है अब भी ऐसा हो जाए, लेकिन इस समय यही दिखाई दे रहा है वही पाकिस्तान ईरान को इस्लामाबाद बुलवाकर ट्रंप से बातें करवा रहा है। शरीफ और मुनीर दोनों पाकिस्तान की सरकार की छवि बना रहे हैं। पाकिस्तान ने बातचीत में शामिल होने आ रहे सभी प्रतिनिधियों के लिए और इन देशों के मीडिया के लिए वीजा फ्री कर दिया है। शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल से उनकी गतिविधियों का एक अंदाजा मिलता है। शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह विदेश दौरों में व्यस्त नजर आते हैं। 2024 के बाद से 10 बार सऊदी अरब जा चुके हैं, 5 बार अजरबैजान, 3 बार कतर गए हैं। चीन, इजिप्ट, ईरान, तुर्की की 2-2 बार उन्होंने यात्रा की। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया। पाकिस्तान की 2 साल की मेहनत नाकाम नहीं गई। सवाल है आने वाले समय में क्या पाकिस्तान इस गुडविल का इस्तेमाल किसी प्रकार के स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए उठा सकता है। भारत की तमाम कोशिशों के बाद आज पाकिस्तान कूटनीति की क्लास में अगली कतार में आ गया है। चीन के साथ मिलकर उसने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से 10 गुनी छोटी है। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, पाकिस्तान की आधी ट्रिलियन भी नहीं।
लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बातचीत की मेज पर पाकिस्तान है। एक विश्लेषण यह भी घूम रहा है कि जिस दिन ट्रंप की डेडलाइन के कुछ घंटे रह गए थे, मार्केट डूबा जा रहा था, तभी खबर आती है पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए दोनों पक्षों को राजी कर लिया है और तभी दुनिया का मार्केट $3 ट्रिलियन ऊपर चला गया। उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से भी ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था में वैल्यू जुड़ गया। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। और ये दिन देखने के लिए ही तो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। क्या कभी ऐसा था भी? था तो आज क्यों नहीं है? वॉर रुकवा दी पापा ने, यह विज्ञापन क्यों बना था? इसलिए कि हिंदी प्रदेशों की जनता को भरमाया गया कि सरकार की स्थानीय असफलताएं आप मत देखिए, देखना है तो देखिए भारत का विदेशों में नाम हो गया है। यूक्रेन रूस के शुरुआती हफ्तों में जब भारतीय छात्रों को निकाला जाना था, ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ, मंत्री भेजे गए, नारे लगवाए गए, प्रचार हुआ। उस समय दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात कर हमला रुकवाया। बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने दावा किया। विज्ञापन चल गया जिसमें एक लड़की अपने पापा से कह रही है, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। जबकि विदेश मंत्रालय ने इस तरह की बातों से खंडन किया था कि फोन कर कुछ देर के लिए वॉर रुकवाया गया था। फिर भी हिंदी प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया। यह विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर अब भी देखा जा सकता है। हिंदी के अखबारों में संपादकीय और पहली खबर छपवा कर आप ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते हैं। भारत की विदेश नीति दरअसल दुनिया में कम, भारत में चैनल और अखबारों को मैनेज करने की नीति बना दी गई थी। इसलिए आपको दुनिया के इस सबसे बड़े ग्लोबल संकट के समय भारत की विदेश नीति नजर नहीं आ रही। ईरान से सबसे अधिक तेल चीन खरीदता है। चीन ने भी ईरान पर दबाव डाला। चीन पर्दे के पीछे रहने वाला देश है। ट्रंप की आलोचना करने में वह चुप नहीं रहता, लेकिन इस बातचीत में अपनी भूमिका को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे भी नहीं कर रहा। चीन के विदेश मंत्रालय के टॉप अधिकारी खाड़ी के देशों को फोन करते रहे। बीजिंग में पाकिस्तान के अधिकारियों से भी मुलाकातें हुईं। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक बैठक भी हुई युद्ध के दौरान। इस बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि बीजिंग गए। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति का प्रयास कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर क्रूर बमबारी की है। भारत ने कड़ी निंदा की, आतंकवाद से जोड़ा। इस मामले में भी चीन की भूमिका है, भारत की नहीं। कई लेखों में चीन की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है कि उसने ईरान को बातचीत के लिए समझाया, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से कभी बातचीत ना करने का स्टैंड ले लिया था। पाकिस्तान समझ गया कि चीन का दबाव काम आ सकता है। उसने चीन और अमेरिका के भरोसे ईरान से बातचीत शुरू कर दी। हम यहां पढ़ते ही रह गए। भारत और ईरान के बीच का संबंध हजारों साल पुराना है, सभ्यताओं का संबंध है। आज भी अदालतों में फारसी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। हिंदी, बांग्ला, गुजराती, न जाने कितनी भाषाओं में आपको फारसी के शब्द मिल जाएंगे। पाकिस्तान को मुस्लिम देश होने के कारण बढ़त नहीं मिली है। भारत के संबंध मुस्लिम देशों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और बराबरी के हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों ने सम्मानित किया। 1 करोड़ भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं। भारत के मुसलमान उसकी ग्लोबल ताकत हैं, मगर घरेलू राजनीति ने उन्हें हमेशा कमजोर किया। कोर्ट से सजा नहीं हुई, मगर उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। बंगाल में ही वोटर लिस्ट में सबसे अधिक दर पर मुसलमानों के नाम काटे गए। भाषणों में घुसपैठिया बोलकर अपमानित किया जाता है, उनकी तरफ इशारा किया जाता है। बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है। अपने नेताओं की बेलगाम भाषा को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर सके। जिन नेताओं ने संसद में खड़े होकर मुसलमान सांसद को गालियां दी, बाकायदा बीजेपी के सांसद ने,
उनका प्रमोशन हुआ, टिकट दिया गया। अपने ही नागरिकों को हाशिए पर लाने की कोशिश में भारत ने अपनी ग्लोबल पूंजी को कमजोर कर दिया। मुस्लिम विरोधी राजनीति के कारण भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव तो जीतने लगे, मगर इसके कारण उन्होंने अपनी ग्लोबल दावेदारी को कमजोर कर दिया। ग्लोबल मंच पर शांति और कुटुंब का भारत का दावा भरोसा पैदा नहीं कर पा रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अब वो दिन आसानी से नहीं लौट पाएंगे। जैसे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन कर लौट रहे थे, अचानक लाहौर उतर गए। कोई कार्यक्रम तय नहीं था। गले लगाने की यह विदेश नीति अब गले पड़ती नजर आ रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे, नवाज शरीफ को भी बुलाया गया, आए भी। मई में दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई। उस समय सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया गया। कहा गया पड़ोसी प्रथम की विदेश नीति चल रही है। इसके पीछे मंशा रही होगी कि पड़ोस में भारत के नेतृत्व को बरकरार रखना, अगर नहीं है तो कायम करना। 12 साल बाद आप भारत के पड़ोस में गर्दन घुमाकर देख सकते हैं। उनके साथ संबंधों से लेकर नेतृत्व की बात कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। भारत एक शानदार देश है, लंबी दूरी तक चलने वाला देश है। दुनिया की कूटनीति में अब भी उसकी गहरी पैठ है। एक घटना से किसी को नहीं समझना चाहिए कि भारत पीछे रह गया है, लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि फिल्में बनाकर और हेडलाइन छपवाकर आप ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते हैं। ग्लोबल लीडर बनते हैं अपने लोगों का किरदार ऊंचा कर, अपने लोगों को अपना समझकर, किसी के घर पर बुलडोजर गिरा कर नहीं, बल्कि किसी बेघर का घर बनवाकर, किसी का घर गिरने से बचाकर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।